The magic concept of physics. हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिजिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति का पार्ट 6 और पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले अपन लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपन लोग उन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे। भाई, पार्ट 6 पढ़ने से पहले हमें पार्ट 3 पर जाना पड़ेगा। पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें मैंने फार्मूले के 3 केस आपको दिए थे 1 बाय 1। उन तीनों केसेस में अपन लोगों ने 1 केस की स्टडी कर ली थी। आज इस पार्ट 6 में पार्ट 3 का सेकेंड केस की स्टडी करेंगे। मैंने आपको उस पार्ट में 3 फार्मूले दिए थे और कुछ नोट भी दिए थे, आप उनको देख सकते हैं पार्ट 3 से केस नंबर 2। यहां पर मैं उन फार्मूलों का जिक्र करूंगा, जल्दी से 2 मिनट में देख लेते हैं। और वो केस नंबर 2 जो था अपना, उस केस में ये हो रहा था कि बॉडी ऊपर से छोड़ी जा रही थी, गिराई जा रही थी या फेंकी जा रही थी, ऐसे वर्ड आपसे बोले जाएंगे। पहला फार्मूला बच्चा अपन लोगों ने बताया था V = U + GT। दूसरा फार्मूला बच्चों अपन लोगों ने बात किया था H = UT + ½ GT²। तीसरी बात बच्चों अपन लोगों ने की थी V² = U² + 2GH। यहां पर बच्चों V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, G यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण है, T बच्चों यहां पर टाइम है, H यहां पर हाइट है, बाकी सब बातें वही है। अब बच्चों अपन लोग देखने जा रहे हैं कि इस पार्ट में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसकी कुछ थ्योरी के पॉइंट्स अपने मेमोरी में रखने पड़ेंगे अपन लोगों को। वो 2-4 पॉइंट्स हैं, उसको अपन लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने, कह रहा है यदि वायु प्रतिरोध नगण्य मान लें तो वस्तु उसी प्रक्षेपण बिंदु पर उसी परिमाण के वेग से लौटती है जिस वेग से उसे फेंका जाता है। अगर किसी बॉडी को आप जिस इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो ये जब लौट के आएगी आपके पास तो उसी वेलोसिटी से, उसी चाल से, उसी दिशा से आपकी पाम पर, आपकी हथेली पर फिर से टकराएगी। अगर बच्चों इस बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाए तो ये जब वापस लौट कर आएगी तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आएगी, उसी वेलोसिटी से ही आएगी। डायरेक्शन भी वही होगा और मैग्नीट्यूड भी वही होगा। पॉइंट नंबर 2 ये रहा आपके सामने, कह रहा सभी वस्तुएं मुक्त रूप से समान त्वरण से गिरती है। कोई भी बॉडी हो, जब वो किसी हाइट से गिरेंगी तो उनके ऊपर सेम ग्रेविटी वर्क करेगी, सेम गुरुत्वीय त्वरण वर्क करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ग्रेविटी होगी वो कभी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। अलग अलग मास की बॉडी हो, उनके ऊपर हमेशा और हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ही वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, यदि 2 वस्तुएं समान ऊंचाई से नीचे गिराई जाती हैं तो वो समान समय में समान वेग से जमीन पर पहुंचती है। अगर 2 बॉडी है, सेम हाइट से उनको नीचे गिराया जा रहा है, वर्ड भैया यूज हो रहे हैं यहां पर, गिराया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, गिराया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, फिसल जा रहा है, गिर जा रहा है, फ्री फॉलिंग हो रही है, या बॉडी का एक्सेलरेशन जी के इक्वल है। अगर ये सब बातें एक साथ बोली जाएं तो ये मान के चलना U = 0 होता है। जब 2 बॉडी सेम हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होंगी तो उनका टाइम भी सेम होगा और उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, कह रहा है यदि किसी मीनार के शीर्ष से
एक पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा उसी बिंदु से समान वेग से एक अन्य पिंड नीचे की ओर फेंका जाता है, तो दोनों जमीन पर समान वेग से पहुंचते हैं। बोला है एक बॉडी है और वो इतनी इस हाइट पर है, h हाइट पर है, और उसको ऊपर की ओर फेंका गया पहले u इनिशियल स्पीड से, और ये गया होगा यहां पर, और इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू यहां पर 0 हो गई होगी। फिर ये नीचे आया होगा, पहले इसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज हुई होगी और एट द टॉप पॉइंट v इज इक्वल टू 0 हो गया होगा। फिर यहां से इसने वापस आना स्टार्ट किया होगा, तो ये क्या हुआ होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज की होगी। क्यों? ग्रेविटी एक बार ऊपर जाने में अपोज करेगी और नीचे आने में सपोर्ट करती है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर अपोज कर रहा होगा और यहां पर सपोर्ट कर रहा होगा। तो वेलोसिटी धीरे धीरे जब यहां पर इसी लेवल पर जब बॉडी आ जाएगी तो इसकी फिर से स्पीड u हो जाएगी। तो फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी। अब ये u से आ रही है नीचे। दूसरी बात बच्चों इसमें क्या बोला गया है, दूसरी बात इसमें यह बोली गई है कि सेम हाइट से दूसरी बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसी स्पीड से फेंका गया है, उसी स्पीड से गिराया गया है या फेंका गया है। यहां पर फेंका गया है भाई, h हाइट पर भी u स्पीड है और यहां पर h हाइट पर भी u स्पीड आ रही। इसका मतलब दोनों की सेम स्पीड है। सेम स्पीड होने की वजह से ये अर्थ पर जो होंगे वो सेम स्पीड में टकराएंगे, लेकिन टाइम डिफरेंट हो जाएगा। ये पहले आ जाएगी और ये बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि इतनी इसने हाइट एक्स्ट्रा कवर की है और इसने कम की है भाई। इसने केवल h हाइट ट्रेवल की है और इसने h, और ये प्लस अगर अपन लोग ये और देख लें h डैश है, तो इसने h प्लस h डैश हाइट ट्रेवल की थी और इसने केवल h लेकर नीचे आ गया है। जिस स्पीड से फर्स्ट बॉडी यहां पर अर्थ से टकराएगी उसी स्पीड से या वेलोसिटी से दूसरी बॉडी भी स्ट्राइक करेगी भाई, लेकिन टाइम डिफरेंट हो जाएंगे दोनों के। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, जब कोई कण पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो उसका औसत वेग 0 हो जाता है, परंतु उसकी औसत चाल 0 नहीं होती है। देखना बच्चों, अगर कोई बॉडी है और यहाँ A से चली और B तक पहुंची, यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस D ट्रेवल की, तो देखना भैया, और वापस जब आएगी तो इसने फिर से D डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बात कर चुके हैं इसकी अपन लोग। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर बच्चों d प्लस डी 2d अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। हम लोग यहां पर एवरेज स्पीड या औसत चाल देख लेंगे। मतलब एक बॉडी थी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपने थ्रो कर दी और जाने के बाद ये वापस आ गई, तो औसत चाल क्या होगी इसकी, और इस यहां पर औसत वेग क्या होगा। तो औसत चाल तो बच्चों होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि उसने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जाने में प्लस आने में ट्रेवल की, जबकि डिस्प्लेसमेंट ये गई और वापस आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करने के लिए आप मेरा पार्ट नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएंगी बातें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। प्रॉब्लम नंबर 1 बच्चों ये रही आपके सामने। कह रहा है MA व MB द्रव्यमान के दो पिंडों को क्रमशः A व B ऊंचाइयों से गिराया जाता है। पिंडों द्वारा इन ऊंचाइयों को तय करने में लगे समय का अनुपात होगा। ऑप्शन बच्चों आपको दिए गए हैं। दो बॉडी दी गई है बच्चों, एक बॉडी का मास MA है और दूसरी बॉडी का मास MB है। दोनों बॉडी को गिराया जाता है, छोड़ा जाता है, फेंका नहीं जाता है भाई। यहां पर जब ऐसे वर्ड यूज होते हैं बच्चों तो इनिशियल स्पीड दोनों की या इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 लेते हैं।
टाइम का रेशियो की बात की गई है बच्चों, फार्मूला होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। बात करें अगर बच्चों h इज इक्वल टू u जीरो होने की वजह से ये फैक्टर जीरो होगा और हाफ GT स्क्वायर साथ में चलेगा। g बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रत्येक बॉडी के लिए g की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे वो ma मास वाली हो चाहे वो mb मास वाली हो। बात करते हैं बच्चों आगे, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब बच्चों हो जाएगा h1 अपॉन h2 विल बी इक्वल टू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। अब क्या बचा है भाई, अब तो बस वैल्यू पुट करो और आंसर ले लो। t1 अपॉन t2 विल बी इक्वल टू रूट, क्या वैल्यू बनेगी जाके, h1 अपॉन h2। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो वैल्यू पुट करने पर मास आपको ऊंचाइयां दे रखी हैं, कितनी कितनी ऊंचाइयां दे रखी हैं बच्चों। बात h1 इज इक्वल टू आपको a गिवन है और h2 की वैल्यू बच्चों b गिवन है, तो इनका रेशियो आ जाएगा रूट a बाय b। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 ये रही आपके सामने। समान त्रिज्या की लोहे व लकड़ी की गेंदें निर्वात में समान ऊंचाई से छोड़ी जाती हैं। यह गेंदें एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं। इसका कारण है कि जैसा कि आपको बताया गया है कि जब दो बॉडी को ऊपर से गिराया जा रहा हो तो वो क्या होती है, सेम वेग से, सेम वेलोसिटी से और सेम टाइम में पहुंचती है अगर उनकी हाइट सेम हो। एयर फ्रिक्शन बच्चों यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है, मतलब एयर है नहीं, इसका मतलब क्या है, निर्वात है। ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में गुरुत्व जनित त्वरण का मान पिंडों के आकार व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही अपना सही है। बोलता है गुरुत्व जनित त्वरण का मान g की वैल्यू कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको पॉइंट ये बताया है, आप देख सकते हैं पहले इसमें मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 ये रही आपके सामने। मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है जो जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड लेता है। मीनार की ऊंचाई लगभग होगी। बच्चों क्या किया गया है, मीनार की ऊंचाई से एक पत्थर गिराया गया है जिसका मीनिंग होगा u इज इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा। इसके बाद में टाइम आपको गिवन है t इज इक्वल टू बच्चों 4 सेकेंड बोल रहा है। इसके बाद देखते हैं मीनार की ऊंचाई लगभग होगी तो g की वैल्यू आपको मेमोरी में रखनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं बच्चों हाइट की, हाइट आपसे उसने पूछी है h इज इक्वल टू ut प्लस बच्चों हाफ GT स्क्वायर। h इज इक्वल टू बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू 0 होने से ये फैक्टर 0 होगा, 1/2 इंटू 10 इंटू बच्चों 4 का स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू बनेगी h इज इक्वल टू 5 इंटू 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 80 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 4 ये रही बच्चों आपके सामने। एक पिंड विराम अवस्था से गिरता है तो प्रथम सेकंड के पश्चात वेग होगा g की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड। विराम अवस्था से बच्चों गिर रहा है तो फिर से u इज इक्वल टू 0, प्रथम सेकंड मतलब t इज इक्वल टू बच्चों टाइम गिवन है 1 सेकंड आपको, और इसके बाद v आपसे पूछा गया है, यहां पर स्पीड पूछी गई है। g की वैल्यू बच्चों 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर की बात यहां पर बच्चों की गई है, और ये वैल्यू मैंने पार्ट नंबर 2 में जब त्वरण की या एक्सेलरेशन की स्टडी की थी वहां पर मैंने g की वैल्यू आपको मेंशन की है। ये बात करते हैं बच्चों v फाइंड आउट करना है, फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस GT
वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू u की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0 रहेगी, प्लस g की वैल्यू बच्चों 32 रहेगी और t की वैल्यू 1 रहेगी। v की वैल्यू बच्चों बनेगी 32 फीट पर सेकेंड। दिस इज आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 ये रही आपके सामने। कह रहा है किसी भवन के शिखर से दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर एक साथ नीचे छोड़े जाते हैं, तो भैया देखो मास अलग अलग है और एक साथ किसी एक भवन से बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है और इस h हाइट से दो अलग अलग मास की बॉडी है, ये m1 है और ये m2 है और इनको छोड़ा जाता है या गिराया जाता है, ऐसी बातें। कहने का मतलब u इज इक्वल टू दोनों का 0 था। सेम हाइट से गिराएंगे तो सेम स्पीड भी बच्चों होगी इसकी, पॉइंट अपन लोग देख चुके हैं, और सेम टाइम में पहुंचेंगे। ऐसा ऑप्शन देख लो कोई है अपन पास, बोलते हैं सी। दोनों पत्थर पृथ्वी पर साथ साथ पहुंचेंगे, सेम वेलोसिटी होगी और सेम टाइम में वो यहां तक आएंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 ये रही आपके सामने। m1 व m2 द्रव्यमानों को समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर उनके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय क्रमशः t1 व t2 हो, तब t1 व t2 में संबंध बच्चों इसमें पूछा गया है। m1 व m2 द्रव्यमान है, समान ऊंचाई है। अब लोगों ने पिछली प्रॉब्लम में देखा था कि जब सेम हाइट पर दो अलग अलग मास की बॉडी होती है तो वो सेम टाइम में अर्थ को टच करती हैं जाके। ऑप्शन नंबर बी होगा, t1 विल बी इक्वल टू t2, सेम टाइम में लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 7 ये रही आपके सामने। विरामावस्था से गिरने वाली वस्तु का h ऊंचाई से गिरने पर वेग v हो जाता है, तो कितनी ऊंचाई से गिरने के पश्चात उसका वेग 2v हो जाएगा। इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0, v1 आपको गिवन है v और v2 आपसे बोल रहा है 2v है। हाइट h1 इज इक्वल टू h है और h2 की वैल्यू बच्चों आपको फाइंड आउट करनी है। हम लोग दोनों तरीके देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और लॉन्ग ट्रिक भी देखेंगे। दोनों की बात करते हैं बच्चों। फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यहां पर बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल 0 है प्लस 2gh हो जाएगी वैल्यू। देखेंगे v स्क्वायर विल बी इक्वल टू बच्चों 2gh। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं सेकेंड कंडीशन। v2 बच्चों यहां पर 2v हो जाता है, तब उसके लिए हाइट आपसे पूछी गई है, कितनी हाइट पर इसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh2। 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh2। वैल्यू बनेगी बच्चों 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh2 और ये इक्वेशन बन जाएगी 2। अगर आगे की अपन लोग स्टडी करें तो बच्चों यहां पर देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से v स्क्वायर की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो वैल्यू बच्चों हो जाएगी 4 इंटू 2gh इज इक्वल टू 2gh2। 2gh से 2gh कैंसिल, बच्चों वैल्यू बन रही है h2 विल बी इक्वल टू 4h। अब हम लोग देखते हैं इसी प्रॉब्लम की शॉर्ट ट्रिक। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये बच्चों बेसिक फार्मूला होता है, इसमें u की वैल्यू 0 बोली गई है, g की वैल्यू कांस्टेंट होगी, 2 वैल्यू भी न्यूमेरिकल वैल्यू ये भी कांस्टेंट होगी। इसका मीनिंग हुआ v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, v1 बाय v2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h1 बाय h2। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। v1 की वैल्यू आपको v गिवन है, v2 की वैल्यू 2v गिवन है,
इसका स्क्वायर बोलेंगे, H1 की वैल्यू H है और H2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/4 इज इक्वल टू H/H2। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो H2 विल बी इक्वल टू 4H। दिस इज आंसर। ये हम लोग सार टिक लगाएंगे ऐसे और 15 सेकेंड में अपन लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 ये रही आपके सामने। किसी वस्तु को H1 तथा H2 ऊंचाइयों तक गिरने में लगने वाले समय क्रमशः T1 व T2 हो तो T1 अनुपात T2 होगा। बॉडी यहां पर गिराई जा रही है, इसका मीनिंग हुआ U इज इक्वल टू 0। फार्मूला लगेगा H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये फैक्टर UT फैक्टर आपका 0 होगा। 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, G कांस्टेंट वैल्यू है, H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। H1/H2 विल बी इक्वल टू T1/T2 होल स्क्वायर कर देंगे। इसका आपसे बोला गया है T1/T2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये वैल्यू हो जाएगी H1/H2। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो वो अपना आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 ये रही आपके सामने। समान द्रव्यमान की दो गेंदें A तथा B किसी मीनार की चोटी से फेंकी जाती हैं। यदि A को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर V वेग से जबकि B को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर V वेग से फेंका जाए तो बच्चों ये मैंने आर्टिकल आपको बताया है, आपको डिस्कस कराया है, आप थ्योरी में देख सकते हैं और इसका ऑप्शन सी सही होगा। पृथ्वी तल पर A व B दोनों के वेग समान होंगे, दोनों समान वेग से आएंगे, लेकिन हाइट में डिफरेंस होने की वजह से टाइम डिफर कर जाएगा, मगर वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। प्रॉब्लम नंबर 10 ये रही आपके सामने। H व 2H ऊंचाइयों से दो गेंदें छोड़ी जाती हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी T1/T2 इज इक्वल टू रूट H1/H2। T1/T2 इज इक्वल टू H/2H। H से H कैंसिल। T1/T2 इज इक्वल टू 1:√2। ऐसा कोई आंसर है तो वो होगा अपना। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 ये रही आपके सामने। समान आकार की दो गेंदें जिसमें से एक का घनत्व दूसरे से अधिक है समान ऊंचाई से गिराई जाती हैं। इनमें से कौन पहले पृथ्वी तल पर पहुंचेगी? वायु का प्रतिरोध नगण्य माना जाए। देखो भैया बताया था आपको कि जितने भी गति के समीकरण होते हैं इनमें कहीं भी मास नहीं होता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, घनत्व के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। इसका मीनिंग हुआ कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये बात दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 ये रही आपके सामने। एक वस्तु घर्षण रहित नत समतल पर फिसलना प्रारंभ करती है तथा एक अन्य वस्तु समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। इसमें बोला गया है कि एक नत समतल मतलब ऐसा आपको एक इंक्लाइन प्लेन है और ये किसी एंगल पर थीटा पर है और यहां पर एक ये बॉडी रखी हुई है और इस बॉडी को यहां से फिसल रही है। ये बॉडी यहां से फिसल रही है और दूसरी बॉडी इतनी ही हाइट पर है और वो नीचे की तरफ गिर रही है। दोनों के लिए हाइट जो है वो सेम है भाई, हाइट दोनों के लिए सेम है। जबकि इसकी बात की जाए तो इसकी डिस्टेंस s है और इससे ये वैल्यू ज्यादा होती है, h से ये वैल्यू ज्यादा होती है। ये हाइपो पर चल रही है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये s की वैल्यू ज्यादा रहेगी, जबकि ये तो दोनों की ऊंचाइयां दोनों की h सेम थी इधर, लेकिन इधर s की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है भाई। तो बोलते हैं इसको यहां तक आने में
टाइम ज्यादा लगेगा और इसको यहां तक आने में टाइम कम लगेगा। लेकिन जिस वेलोसिटी से ये आएगी उसी वेलोसिटी से ये आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि दोनों की सेम हाइट पर है। इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा देखें तो बच्चों mgh होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा देखें तो mgh होगी। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और वही इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगी। इसका मतलब दोनों सेम वेग से आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 ये रही आपके सामने। एक पिंड h ऊंचाई की मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। यह पिंड पृथ्वी तक पहुंचने में t समय लेता है। t/2 सेकेंड के पश्चात पिंड की स्थिति कहां होगी? भैया आराम से समझते हैं अपन लोग। बोलते हैं एक ये मीनार है या कोई हाइट है और इसकी वैल्यू पूरी की पूरी हाइट मैंने कैपिटल H ले ली। इस बॉडी को गिराया गया, इसका मतलब बच्चों u = 0 और उसमें इसने t टाइम लिया, तो इसके लिए इक्वेशन जो बनेगी जाके वो बनेगी h = ut + ½ gt²। बच्चों वैल्यू आ जाएगी h = ½ gt²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर देखते हैं दूसरा केस क्या बोल रहा है। उसी बिल्डिंग से टाइम क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है भाई। बोल रहे t/2 टाइम में कितनी हाइट पर आ रही, सपोज दैट स्मॉल h हाइट पर आ रही, तो अर्थ से अपन लोग देखें कितनी हाइट होगी, h' ले ले। यही वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। उसने आपसे बोला है कि आप h' फाइंड आउट करें, तो वैल्यू क्या करते हैं, पहले अपन लोग स्मॉल h फाइंड आउट करेंगे t/2 पुट करके। मतलब होगा स्मॉल h = ½ gt/2 होल स्क्वायर। वैल्यू बनेगी h = 1/8 gt²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस केस के लिए होगी। अब बात करते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, h' फाइंड आउट करना है, h नहीं फाइंड आउट करना है। h' = कैपिटल H माइनस स्मॉल h। h' कैपिटल H की वैल्यू ½ gt² माइनस 1/8 gt²। h' gt² कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 1/8, इसको वैल्यू पुट करते हैं। h' gt² और इसका एलसीएम होगा 8 और ये वैल्यू बनेगी जाके आपकी 4 - 1। इसको सॉल्व करते हैं। h' gt² इंटू 3/8। h' इसको ब्रेक कर दो, 3/4 इंटू 1/2 gt² कर दो बच्चों। ये ½ gt² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मैच कराइए। वैल्यू बनेगी h' = 3/4 इंटू कैपिटल H। दिस इज आंसर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिजिक्स का एंजॉय कीजिए। थैंक यू।